हाँ तो भाई लोग, चलो हम लोग आज शुरू करते हैं केस स्टडी नंबर 18, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे उसको याद करेंगे और उसे फिर इम्प्लीमेंट करके देखेंगे क्वेश्चंस में, जिससे वो हमेशा के लिए दिमाग में सेट हो जाएगा। हम अलग से कोई कॉन्सेप्ट की क्लासेस नहीं लेंगे, बस केस स्टडी करने के दौरान ही हम उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे वो याद करेंगे और उसको लर्न करेंगे और उसको अप्लाई करेंगे केस स्टडी में। मेन प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग बहुत सारे पैसे खर्च करके कोचिंग्स तो लेते हैं, लेकिन वहाँ पे सर क्या करते हैं, बस कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कराते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाते नहीं, जो कि एग्ज़ाम में आता है, जिसके मार्क्स मिलेंगे हमें एग्ज़ाम में, वो क्वेश्चंस वो करवाते नहीं। और एग्ज़ाम में हम अटेम्प्ट हो नहीं पाता है, और नंबर जब कम आते हैं तो पता नहीं चल पाता है। शुरू शुरू में तो पता ही नहीं चलता है कि क्यों नंबर कम आ रहे हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे तो पता चल जाता है। सी ए फाइनल में हम लोग तो खैर पता ही है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं केस स्टडी नंबर 18। तो इसके लिए आपको, ऐसे ही केस स्टडी मैं लाता रहूँगा, इसके लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है हमारे चैनल को, जिससे आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड बिल्कुल मिलते रहेंगे केस स्टडी, जो कि एग्ज़ाम में आएंगे और जिसके नंबर मिलेंगे आपको। और उस हमेशा के लिए यहाँ पे आपको केस स्टडी बिल्कुल याद हो जाएगा और उसके रिविज़न वीडियो भी आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं केस स्टडी नंबर 18। तो इसमें पहले हम क्वेश्चंस क्वेश्चंस पढ़ेंगे, पहले केस स्टडी नहीं पढ़ेंगे, पहले डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। और इसमें क्वेश्चन पढ़ेंगे ये वाला, एक एक क्वेश्चन इसमें इम्पॉर्टेंट है, बाकी तो आप खुद कर लेंगे। ये वाला, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विश टू नो वेदर द फॉरेजन कंपनी XYZ विल बी रिगार्डेड as a company engaged in the active business outside India for poem purpose. Advise them suitably. The board are looking for your suggestions in this regard. ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। द बोर्ड मेन होता क्या है, एग्ज़ाम में हम लोग पूरा क्वेश्चंस पढ़ते नहीं हैं, आधा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं और वहाँ पे जब मार्क्स कम मिलते हैं तो बोलते हैं मार्क्स कम मिला है, लेकिन पता होना चाहिए मार्क्स क्यों मिला है। तो हम लोग इतना तो आंसर कर देंगे, या हर कोई आंसर कर देगा, लेकिन ये वाला भूल जाएंगे करने के लिए। ये हमेशा करना है, ये एक सजेशन भी देना है अपना, कि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर लुकिंग फॉर योर सजेशंस इन दिस रिगार्ड, कि हम उसे क्या सजेस्ट कर सकते हैं, मतलब क्या करे जो कि उसे इंडिया में टैक्स नहीं लगे, उसमें से क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो क्या दिक्कत कर रहा है, जिससे कि हो सकता है आगे आने वाले समय में, अभी तो नहीं दे रहा है टैक्स, लेकिन आगे आने वाले समय में इंडिया में टैक्स लग सकता है। तो इन सब को रोकने के लिए वो क्या कर सकता है, तो इससे रिगार्डिंग वो सजेशन मांग रहा है, तो इससे रिगार्डिंग हम सजेशन उसे दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेन क्वेश्चंस में पूछ क्या रहा है कि कोई फॉरेजन कंपनी है, तो एक इंडियन कंपनी है जिसकी फॉरेजन सब्सिडरी है XYZ फॉरेन कंट्री में, तो वो क्या विल बी रिगार्डेड एज कंपनी इंगेज्ड इन एक्टिव बिजनेस, मतलब वो इंडिया में क्या रेजिडेंट होगी, इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। तो इंडिया में टैक्स हम कब देते हैं, जबकि कोई कंपनी इंडिया में रेजिडेंट होती है तो टैक्स देते हैं। तो रेजिडेंट कब होगी, जब एक्टिव बिजनेस इन इंडिया होगा, लेकिन जब एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया होगा, मतलब कि जब पोएम इंडिया में होगा, तो तो वो कंपनी क्या ट्रीट की जाएगी, रेजिडेंट इन इंडिया। कंपनी के लिए क्या होता है कंडीशन, जैसे कि हम इंडिविजुअल के केस में देखते हैं ना, इंडिविजुअल के केस में क्या देखते हैं, 182 डेज़ देखते हैं और भी अदर कंडीशन देखते हैं। उस तरह कंपनी के केस में क्या होगा कि अगर वो पोएम पोएम इंडिया में होता है, पोएम अगर इंडिया में होता है तो वो क्या होगा, इंडिया में रेजिडेंट होगा। तो पोएम इंडिया में कब होगा, जबकि एक्टिव बिजनेस इन इंडिया होगा। अगर एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया होगा तो पोएम इंडिया में नहीं होगा और कंपनी रेजिडेंट इन इंडिया नहीं होगी, तो उसे इंडिया में टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर रेजिडेंट इन इंडिया होगी तो उसे इंडिया में टैक्स देना पड़ जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। ABC Limited इज अ डोमेस्टिक कंपनी विद हेड ऑफिस लोकेटेड इन दिल्ली। ये थोड़ा पुराना प्रिंट आउट है, तो इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं फिगर्स वगैरह में, तो अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ भी चेंज कर दिया है। ABC Limited इज अ डोमेस्टिक कंपनी विद इट्स हेड ऑफिस लोकेटेड इन दिल्ली। द कंपनी हैज़ सेवरल डिवीजन डीलिंग इन मैन्युफैक्चरिंग पर्पस एंड सेल सेवरल प्रोडक्ट्स, ठीक है। ABC Limited डोमेस्टिक कंपनी है। ABC Limited possesses फॉलोइंग एसेट्स ऑन 31 मार्च 2021, हुज बुक वैल्यू आर एज अंडर। इसका जो बुक वैल्यू है
बुक वैल्यू दिया हुआ है इंटेंजिबल का, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल्स। द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट, सेम डेट में मार्केट वैल्यू क्या है, 750 करोड़ है। बुक वैल्यू ये है, ये पेरेंट कंपनी का हो गया। ये क्या हो गया, पेरेंट कंपनी का, ये पेरेंट कंपनी का हो गया। ठीक है। द मार्केट वैल्यू, इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम HR मैनेजर, HR मैनेजर देखिए क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर HR डिवीजन इन्फॉर्म्स यू दैट द ऑन 31st March 2011 देयर वर 340 एम्प्लॉयज़ इन द रोल्स। अच्छा, मतलब फाइनेंशियल ईयर के एंड में 340 एम्प्लॉई हैं, रिजल्टिंग इन वेजेस सैलरी पेमेंट 11.2 करोड़। अच्छा, ये सर पेरेंट कंपनी का हो गया। पेरेंट कंपनी में 340 कंपनी है, इतना 11 करोड़ का क्या कर रहा है, ये सैलरी दे रहा है उसे। सब्सिडरी कंपनी अब यहाँ पे आ गया, सब्सिडरी प्रेजेंट्स इन इंडिया। सब्सिडरी क्या हो गया, अपने देखिए ये क्या है, ABC लिमिटेड हैज अ फॉरेन सब्सिडरी। कौन है, XYZ इनकॉर्पोरेटेड इन सिंगापुर। ठीक है। ABC लिमिटेड ये पेरेंट कंपनी का सिंगापुर में एक सब्सिडरी है। द सब्सिडरी हैज़ एसेट प्रेजेंट इन इंडिया, इट हैज़ 40 गोडाउन्स इन इंडिया हुज मार्केट वैल्यू ऑन 31st March 2021 इज 40 करोड़। 40 गोडाउन इंडिया में है उस सब्सिडरी का। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन लिख के कर देता हूँ। सब्सी का क्या है, 40 गोडाउन क्या है इंडिया में, इंडिया में क्या है, सब्सिडी का 40 गोदाउन है। 40 गोदाउन्स इन इंडिया। द बुक वैल्यू बिंग 25 करोड़ स्प्लिट इनटू 40 गोदाउन है। 40 गोदाउन है इंडिया में, जिसका बुक वैल्यू कितना है, बुक वैल्यू है 25 करोड़। 25 करोड़ स्प्लिट कितना है, लैंड है, बिल्डिंग है, लैंड और बिल्डिंग है। लैंड बिल्डिंग है स्प्लिट इनटू 10 करोड़ फॉर लैंड पर्पस। 10 करोड़ लैंड का हो गया एंड बैलेंस इन द बिल्डिंग पर्सन। बैलेंस कितना हो गया, 15 करोड़ बिल्डिंग हो गया। इसका ये बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू नहीं, मार्केट वैल्यू है, ये मार्केट वैल्यू है नहीं यार, बुक वैल्यू है ये, बुक वैल्यू है ये बुक वैल्यू है। WDB एज ऑन 31/3/2021 को क्या है, इनकम टैक्स पर्पस कितना है, WDB कितना है इसका, WDB कितना है 13.2 हो गया। बिल्डिंग पोर्शन का WDB कितना है 13.2 और मार्केट वैल्यू 15, और क्योंकि टोटल 25 है, 10 लैंड का हो गया, 15 इसका हो गया। ये बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे मैं जाके इसको एक्सप्लेन करूँगा, पहले एक बार क्वेश्चंस खत्म कर लें पढ़ के। एसेट पोर्शन आउटसाइड इंडिया, ये क्या था, इंडिया में था, INDIA इंडिया हो गया। अब यही सेम चीज़ अब इंडिया के बाहर का देखते हैं क्या है। नंबर ऑफ गोदाउंस कितना है बिगनिंग में और ईयर के एंड में, बिगनिंग में 10 है, 11 है। गोदाउन कितना हो गया, लैंड पोर्शन, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू ये दे दिया। गोदाउन बिल्डिंग पोर्शन, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू। गोदाउन बिल्डिंग पर WDB फॉर टैक्सेशन इतना हो गया, और अदर एसेट कितना हो गया, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, WDB फॉर टैक्सेशन इतना हो गया। एम्प्लॉई कितना हो गया, देयर वर 30 एम्प्लॉइज एम्प्लॉयड इन इंडिया फॉर होम एनुअल पेमेंट 2.1 करोड़ दे रहे हैं, इनकर्ड बाय द XYZ लिमिटेड। 10% 10% ऐसा है हु आर नॉट डायरेक्टली एम्प्लॉयड, वो डायरेक्टली एम्प्लॉयड नहीं किया गया है, लेकिन उसको भी सेम तरह का काम करता है, जिसके लिए पेमेंट उसे 34 लाख कर रहे हैं। ऑल दीज एम्प्लॉयज़ आर रेजिडेंट इन इंडिया, रेजिडेंट है। XYZ लिमिटेड एम्प्लॉई 42 एम्प्लॉयज़ आउटसाइड इंडिया, फॉर होम इंडिया में इतना था और इंडिया के बाहर 42 एम्प्लॉई है, फॉर होम पेमेंट 3 करोड़ दे रहा है। इनकम पैटर्न फ्रॉम इंडिया, इंडियन ऑपरेशन ऑफ XYZ का क्या है, द इनकम अर्नड बाय XYZ हो गया यहाँ पे, XYZ ड्यूरिंग द ईयर 21 फ्रॉम द इंडियन ऑपरेशन एज वेल एज अदर ऑपरेशन इज एज अंडर। देखिए फ्रॉम सेल हो गया, ये सब हो गया, इन इंडिया है, आउटसाइड इंडिया है। तो ये अब पूछ रहा है कि अब ये इसका मैनेजर पूछना चाह रहा है कि क्या ये कंपनी सब्सिडरी कंपनी है, इंडिया में रेजिडेंट है या नहीं है। और ये सारे जितने हैं ये वो स्मॉल वाले क्वेश्चंस का पार्ट है, ये आप खुद ही कर लोगे, ये कुछ टफ नहीं है, ईजी है। तो वो इंडिया में रेजिडेंट है या नहीं है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूँगा। अभी तो क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, जब मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूँगा ना तो आपको केस स्टडी बिल्कुल आराम से समझ में आएगा। जब पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते आपका सॉल्व हो जाएगा केस स्टडी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के बाद। तो चलिए हम देखते हैं, कोई भी कंपनी रेजिडेंट इंडिया में कब होती है, जब उसका पोएम इंडिया में होता है। और पोएम इंडिया में कब इंडिया में कब होता है, जब एक्टिव बिजनेस इन इंडिया होता है। लेकिन जब एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया होगा तो क्या होगा, पोएम आउटसाइड इंडिया होगा, तो क्या होगी, रेजिडेंट नहीं होगी।
तो एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया होने के लिए हमें कंडीशंस सेटिस्फाई करना पड़ेगा। वो 4 कंडीशन है टोटल। कितनी कंडीशन है? 4 कंडीशन है। 4 कंडीशन हमें सेटिस्फाई करना पड़ेगा जिससे एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया हो जाए और कंपनी नॉन रेजिडेंट हो जाए। तो क्या होगा? एक तो पैसिव इनकम हो जाए वाला टेस्ट हो जाएगा। बस ये याद रखिएगा 4 कंडीशन में, पैसिव इनकम, एसेट टेस्ट, पैसिव इनकम, एसेट टेस्ट और एम्प्लॉई टेस्ट और वेजेस टेस्ट, पेरोल हो गया है। देखिए पैसिव इनकम, पैसिव इनकम हो गया, एसेट और एम्प्लॉई हो गया और पेरोल ऑफ द सेम एम्प्लॉई हो गया। 4 कंडीशन, पैसिव इनकम, एसेट, एम्प्लॉई, पेरोल, पैसिव इनकम, एसेट, एम्प्लॉई, पेरोल, पैसिव इनकम, एसेट, एम्प्लॉई, पेरोल, पैसिव इनकम, एसेट, एम्प्लॉई, पेरोल। ये अब बस ध्यान से देख लीजिए, 5 बार पढ़िए, याद हो जाएगा। पैसिव इनकम, एसेट, एम्प्लॉई, पेरोल। एम्प्लॉई और पेरोल तो दोनों सेम है। एम्प्लॉई है तो उसको पेरोल तो देना ही पड़ेगा, बस ये सेम हो गया। पैसिव इनकम और एसेट, ये याद रखिए, पैसिव इनकम एसेट। एम्प्लॉई कोई है तो उसको पेरोल देना पड़ेगा, इस तरह से याद कर लीजिए। अब पैसिव इनकम एसेट, पैसिव इनकम एसेट, एम्प्लॉई, पेरोल, ठीक है, ये हो गया। तो पैसिव इनकम टेस्ट में क्या होगा? अगर पैसिव इनकम लेस देन और इक्वल टू है टोटल इनकम के, पैसिव इनकम क्या है? लेस देन और इक्वल टू है इंडिया में, मतलब 50% के बराबर है या उससे कम है। एक ही कंडीशन ये है पैसिव इनकम जिसमें 50% के एक बराबर होता है और बाकी सब में 50% के कम होना चाहिए। इसमें बस ये याद रखना है आपको, एक ही में इसमें 50% के बराबर भी होगा चलेगा। पैसिव इनकम इज लेस देन और इक्वल टू 50% ऑफ टोटल इनकम। पैसिव इनकम कितना होना चाहिए इंडिया में? लेस देन और इक्वल टू 50% ऑफ टोटल इनकम। तो पैसिव इनकम क्या होता है? पैसिव इनकम कितना होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू 50% ऑफ टोटल इनकम, ये याद रखना है। पैसिव इनकम क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू 50% ऑफ टोटल इनकम। तो क्या होगा? एक कंडीशन सेटिस्फाई होगा और कंपनी एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया हो जाएगा और नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। तो पैसिव इनकम क्या है? लेस देन 50% ऑफ टोटल इनकम। तो पैसिव इनकम हम बोलते किसको हैं? बोथ परचेज एंड सेल फ्रॉम एसोसिएट इंटरप्राइजेस। अगर हम कोई परचेज कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं, दोनों चीज़ अगर सेम एसोसिएट इंटरप्राइजेस से कर रहे हैं, परचेज और सेल, तो वो क्या हो जाएगा? पैसिव इनकम। परचेज और सेल फ्रॉम एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस, दोनों परचेज भी कर रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं उसी एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस से, तो वो हो जाएगा पैसिव इनकम। और क्या होगा? इंटरेस्ट होगा, डिविडेंड होगा, रॉयल्टी होगा, कैपिटल गुड्स, रेंटल इनकम। देखिए ये क्या हो गया? इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी, ये तो हमेशा हम लोग पढ़ते ही रहते हैं कहीं ना कहीं इंटरनेशनल टैक्सेशन में। इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी। कैपिटल गेन, रेंट, कैपिटल गेन, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी, कैपिटल गेन, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी हमेशा 115 सेक्शन में भी पढ़ते रहते हैं ना, 115 ए में। तो ये हमेशा याद रखना है, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी, ये तो याद ही रहेगा। इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी, कैपिटल गेन, रेंट, कैपिटल गेन, रेंट। बस ये इतना होता है जो कि पैसिव इनकम होता है। इससे रिलेटेड कुछ भी होगा अगर इंडिया में, तो वो क्या हो जाएगा? पैसिव इनकम हो जाएगा। तो ये हमें देखना है इंडिया में कितना है पैसिव इनकम टेस्ट में। पैसिव इनकम टेस्ट कितना होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू 50% ऑफ टोटल इनकम होना चाहिए इंडिया में। पैसिव इनकम क्या हो गया? बोथ परचेज एंड सेल फ्रॉम एसोसिएट इंटरप्राइजेस, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी, कैपिटल गेन, रेंटल इनकम। और टोटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया इज लेस देन, अब सब में लेस देन चलेगा, लेस देन 50% ऑफ टोटल एसेट। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसी पे पूरा केस स्टडी टिका हुआ है ये वाला भी। टोटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया इज लेस देन 50%। टोटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया इज लेस देन 50%। और एसेट क्या है? एसेट क्या है? एक एसेट में क्या होता है? एसेट कितने तरह के होते हैं? एक तो डेप्रेसिएबल होते हैं, एक नॉन डेप्रेसिएबल होते हैं। टोटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया क्या होता है? लेस देन 50%। और एसेट क्या होता है? एक डेप्रेसिएबल होता है, एक नॉन डेप्रेसिएबल होता है। तो डेप्रेसिएबल एसेट में हमें क्या लेना है? एवरेज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग, एवरेज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस का लेना है। देखिए एसेट क्या होना चाहिए? लेस देन 50% इन इंडिया होना चाहिए। और एसेट क्या होता है? एसेट एक डेप्रेसिएबल एसेट होता है, एक नॉन डेप्रेसिएबल एसेट होता है। डेप्रेसिएबल एसेट में हो गया, क्या हो गया? उसका एवरेज लेना है हमेशा ओपनिंग और क्लोजिंग का। और ओपनिंग और क्लोजिंग एवरेज किस चीज़ का लेना है? एवरेज WDV लेना है। WDV टैक्स पर्पज़ के लिए जो होता है, फॉर टैक्स पर्पज़ जो होता है, WDV टैक्स पर्पज़ के लिए जो होता है। इसमें 3 चीज़ रहता है, एसेट होना है, एवरेज होना है, एसेट होना है, एवरेज होना है, और WDV। 3 चीज़, आप 3 कीवर्ड्स याद कर लीजिए बिल्कुल। 3 कीवर्ड्स हैं इसके, इसमें कभी भी मिस्टेक नहीं। WDV में हमेशा मिस्टेक होता है। एसेट एवरेज कीवर्ड, एसेट एवरेज कीवर्ड, एसेट एवरेज कीवर्ड।
डेप्रिसिएबल एसेट भी लिख सकते हैं। डेप्रिसिएबल एसेट एवरेज कीवर्ड, डेप्रिसिएबल एसेट एवरेज कीवर्ड, डेप्रिसिएबल एसेट एवरेज कीवर्ड, और ये कीवर्ड्स बोल रहा हूँ मैं। डेप्रिसिएबल एसेट एवरेज WDV, डेप्रिसिएबल एसेट एवरेज WDV, डेप्रिसिएबल एसेट एवरेज WDV, ये तीनों कीवर्ड्स बिल्कुल याद कर लीजिए। अब भी के भी रट्टा मार लीजिए, वीडियो पॉज करिए, रट्टा मार लीजिए। जहाँ जहाँ आपको दिक्कत लगता है इसमें भी वीडियो पॉज करिए, यहाँ पे भी वीडियो पॉज करिए और इसको रट्टा मार जाइए अब भी के भी, और ये चारों कंडीशन को रट्टा मार जाइए। जब ये रट्टा मारा जाएगा उसके बाद केस स्टडी सॉल्व करने बैठिएगा, तभी देखिए आपको कैसे निकलता है केस स्टडी। इतना कॉन्फिडेंस आएगा ना सॉल्व करके, तो इसको भी रट्टा मार जाइए। एसेट क्या होना चाहिए, डेप्रिसिएबल एसेट, उसका क्या लेंगे, एवरेज लेंगे, WDV लेंगे। और कभी कभी क्या होता है इसमें बहुत गलती होती है, बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट से गलती हो जाती है। बहुत बार क्या होता है यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस दिया ही नहीं होता है, बस क्लोजिंग बैलेंस दिया होता है, तो हम क्या करते हैं सीधा क्लोजिंग बैलेंस WDV का ले लेते हैं। नहीं, कभी क्लोजिंग, मान लीजिए क्लोजिंग दिया है, क्लोजिंग बैलेंस दिया है 2 करोड़, 2 करोड़ क्यों, 10 करोड़ लेते हैं। 10 करोड़ का क्लोजिंग बैलेंस दिया है तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, सीधा 10 करोड़ ले लेंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं करना है, क्लोजिंग बैलेंस 10 करोड़ है तो ओपनिंग क्या है, ओपनिंग नहीं दिया तो ओपनिंग क्या मानेंगे हम, ओपनिंग हम हमेशा ज़ीरो मानेंगे, जीरो लेंगे, ज़ीरो लेंगे। एक एजम्पशन आप डाल सकते हैं, ओपनिंग ज़ीरो लेंगे, ज़ीरो लेके यहाँ पे एक ये वाला केस स्टडी दिया हुआ भी है, इसमें ये वाला केस स्टडी है थोड़ा। अब नया वाला जो आपने केस स्टडी डाइजेस्ट में डाला हुआ है, केस स्टडी नंबर 18, उसमें क्या हुआ है, ओपनिंग बैलेंस लेके दिया हुआ है। इसमें जो मैंने पहले सॉल्व किया था इसमें ओपनिंग बैलेंस नहीं था, ओपनिंग बैलेंस नहीं था तो इंस्टीट्यूट ने क्या लिया था, ज़ीरो लिया था। ज़ीरो लेके उसे 2 से डिवाइड किया था, फिर एवरेज लेके। तो आपको भी ऐसा ही करना है, अगर कहीं ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हो तो उसका ज़ीरो लेना है। 0 + 10 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5। 5 लेना है आपको हमेशा, हमेशा एवरेज लेना है। कुछ नहीं दिया है तो ज़ीरो लेना है ओपनिंग, ठीक है। और फिर नॉन डेप्रिसिएबल एसेट में क्या लेना है, बुक वैल्यू लेना है, क्लोजिंग। यहाँ पे एवरेज नहीं करना है, इसमें भी 3 कीवर्ड लेना है। नॉन डेप्रिसिएबल जैसे लैंड हो गया, नॉन डेप्रिसिएबल, क्लोजिंग, एवरेज नहीं करना है। यहाँ पे एवरेज कीवर्ड था, यहाँ पे क्लोजिंग कीवर्ड रहेगा, क्लोजिंग। और फिर बुक वैल्यू, बुक वैल्यू यहाँ WDV नहीं, यहाँ पे बुक वैल्यू, ठीक है। अब याद हो गया ये आपको। अब फोर्थ कंडीशन देखते हैं, थर्ड कंडीशन देखते हैं। 50% ऑफ द टोटल एम्प्लॉई, 50% ऑफ द टोटल एम्प्लॉई सिचुएटेड इन इंडिया और रेजिडेंट इन इंडिया। जो 50% मान लीजिए टोटल एम्प्लॉई है, 100 एम्प्लॉई है, अगर 40 इंडिया में, 60 अमेरिका में है, तो वो क्या होगा, नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट का एक कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा, जैसे कि 40 ही इंडिया में और 60 अमेरिका में, तो 40% ही हुआ। लेस देन 50% हुआ तो वो क्या हो जाएगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। लेस देन 50% ऑफ टोटल एम्प्लॉई सिचुएटेड इन इंडिया और रेजिडेंट इन इंडिया, तो एम्प्लॉई है तब उसे वेजेज भी देंगे। तो वेजेज अब इन्हीं एम्प्लॉई को, जो इन एम्प्लॉई को वेजेज पे करते हैं, वो क्या होना चाहिए, लेस देन 50% होना चाहिए। पेरोल एक्सपेंसेस ऑन सच एम्प्लॉइज लेस देन 50%। एम्प्लॉई या तो वेजेस देंगे, उसमें भी क्या होना चाहिए, लेस देन 50%। 3 कंडीशन में लेस देन 50%, सिर्फ एक कंडीशन में पैसिव इनकम वाले में था लेस देन इक्वल टू 50%। और एम्प्लॉई हम क्या लेंगे, हमेशा एवरेज लेंगे, बिगनिंग और एंड ऑफ द ईयर। इंक्लूड इन, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, इंक्लूड क्या करेंगे उस एम्प्लॉई में, अगर कोई एम्प्लॉई कॉन्ट्रैक्ट पे है या किसी भी तरह है जो कि सेम काम कर रहा है, जो कि रेगुलर एम्प्लॉई कर रहा है, तो उसको भी हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। कोई एम्प्लॉई कॉन्ट्रैक्ट पे है या कैसे भी है, वो जो कि सेम काम कर रहा है, जो कि रेगुलर एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसको भी हम हमेशा इंक्लूड करेंगे और उसके वेजेस को भी हमेशा इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अब ये चारों कंडीशन आपको याद नहीं हुआ तो पहले तो याद करिए वीडियो पॉज करके, और फिर तभी केस स्टडी अटेम्प्ट करिएगा, तभी मज़ा आएगा उसका केस स्टडी करने का। और ये जितने भी मैंने ये वाले पार्ट्स बताए और ये वाले पार्ट्स बताए, ये तो बेहद इंपॉर्टेंट है। एसेट वाला तो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ये एसेट वाला पार्ट बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेप्रिसिएबल नॉन डेप्रिसिएबल वाला बेहद इंपॉर्टेंट, मोस्ट के बाद भी कुछ होता है तो वो भी इम्पोर्टेंट है। ये सब चीज़ें आपको बताई नहीं जाती है जब आप कोचिंग लेते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको इतना ज़्यादा डीप, इतना ज़्यादा एम्फेसिस देके, इतना ज़्यादा वजन देके नहीं बताया जाता, बस सिंपली पढ़ के बता दिया जाता है। आपको कुछ समझ में आता नहीं वहाँ पे इंपॉर्टेंस, जब एग्ज़ाम में आता है तो होता नहीं क्लियर, कर नहीं पाते हैं, फंस जाते हैं। तो ये सब पूछा जाता है, इतना इंपॉर्टेंट चीज़ों पे एम्फेसिस देकर इंस्टीट्यूट पूछता है, तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि एसेट है तो क्या एसेट है, कौन सा एसेट है, डेप्रिसिएबल में क्या है। नॉर्मल सिंपली आपको एसेट याद रहेगा, वहाँ पे पूछ देगा डेप्रिसिएबल नॉन डेप्रिसिएबल, आप उसी में कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, ओपनिंग क्लोजिंग में कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ बिल्कुल रट्टा हुआ मारा हुआ होना चाहिए। अब हम क्या करें, अब हम एक सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे सॉल्व किया हुआ तो
है यहाँ पे, इसका आंसर पढ़ते हैं इंस्टीट्यूट का। पैसिव इनकम टेस्ट, पहले तो हम पैसिव इनकम टेस्ट ही देखते हैं। पैसिव इनकम टेस्ट क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, सेल्स सेल्स मेड टू ABC लिमिटेड। ABC लिमिटेड यहाँ पे बस सेल कर रहा है 42, तो ये क्या हुआ, पैसिव इनकम नहीं हुआ। फ्रॉम परचेज मेड फ्रॉम एंड सोल्ड टू थर्ड पार्टी को परचेज कर रहा है, सेल भी कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। इनकम फ्रॉम अदर ट्रेडिंग ऑपरेशन विद थर्ड पार्टी, ये भी नहीं होगा। डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, ये आ जाएगा। डिविडेंड और इंटरेस्ट और रॉयल्टी था ना, और क्या था, रेंटल इनकम और कैपिटल गेन रेंटल इनकम, तो ये आ जाएगा। तो 8 और 5 कितना हो गया, 13 हो गया, 13 हो गया। और ये सब का टोटल इनकम का कितना होगा, 155 टोटल हो गया। टोटल का इंडिया में कितना पैसिव इनकम क्या होना चाहिए, पैसिव इनकम क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 50% होना चाहिए। पैसिव इनकम क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 50% होना चाहिए। पैसिव इनकम क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 50% होना चाहिए टोटल इनकम का। टोटल इनकम कितना हो गया, 155 हो गया, और ये पैसिव इनकम 13 है, तो ये 88.4% है। तो ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। यहीं कहीं जाना नहीं पड़ा, आपने जब पढ़ रहे थे क्वेश्चन तभी के तभी सॉल्व हो जाएगा। बस मेन प्रॉब्लम क्या है कि हमें कॉन्सेप्ट पता नहीं है, कॉन्सेप्ट याद नहीं है। कॉन्सेप्ट हमेशा दिमाग में घूमते रहना चाहिए एकदम। तो देखिए कैसे सॉल्व हो गया यहीं पे। और अब दूसरा कंडीशन था, क्या था, एसेट वाला था। एसेट वाला में थोड़ा नोट बना के आपको दिखाना पड़ेगा। नोट मैंने ऑलरेडी बना लिया है, टाइम कंज्यूम ना हो ज़्यादा। तो देखिए, एसेट में क्या है, सब्सिडरी का क्या है, फॉरिजन सब्सिडरी, ठीक है। द सब्सिडरी हैज़ एसेट प्रेजेंट इन इंडिया, ये इंडिया वाला है। इट हैज़ 40 गोदाउंस इन इंडिया हुज मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 इतना 40 करोड़ है, मार्केट वैल्यू 40 करोड़ है। द बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू से तो कोई मतलब ही नहीं है। द बुक वैल्यू 25 करोड़ है। 25 करोड़ में अब हम देखेंगे बुक वैल्यू में क्या है, 10 करोड़ फॉर द लैंड कंपोनेंट, बैलेंस इज फॉर बिल्डिंग कंपोनेंट। 10 करोड़ हमको ले लेना है। 10 करोड़ क्या है, नॉन डेप्रिसिएबल एसेट है। नॉन डेप्रिसिएबल एसेट में क्या लेते थे, बुक वैल्यू लेते थे। बुक वैल्यू कौन सा लेते थे, 31 ईयर एंड का लेते थे। यहाँ पे ईयर एंड है 2021 का, तो ईयर एंड का बुक वैल्यू हम लैंड का ले लेंगे। लैंड का यहाँ पे आ गया, लैंड का पोर्शन आ गया। इंडिया का पोर्शन लेंगे। इंडिया में भी देख रहे हैं, ये इंडिया हो गया, आउटसाइड इंडिया हो गया, पर्टिकुलर्स हो गया। लैंड का पोर्शन ले रहे हैं, बुक वैल्यू है ये 10 करोड़ हो गया। यहाँ पे 10 करोड़ आ रहा है ना। लैंड का पोर्शन कितना है, 10 करोड़ हो गया फॉर लैंड कंपोनेंट। एंड WDV एज ऑन इतना 31 को क्या है, फॉर इनकम टैक्स पर्पस कितना है, 13.2 करोड़। 13.2 करोड़ हो गया, ये ले लिया मैंने 13.2 करोड़, ठीक है। 13.2 करोड़। अदर फिक्स्ड एसेट और परचेज इतना को क्या है, इंटू 10 करोड़। WDV फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स इज 5.1 करोड़ है, 5.1 करोड़। बिसाइड्स दिस देयर इज नो, यहाँ बोल रहा था फिगर में चेंजेज है। नए वाले फिगर में 5.1 है, 5.1 है नए वाले फिगर में, 5.1 है। पुराने में क्या था, पुराने में 8.6 था, और यहाँ पे क्या था, ओपनिंग बैलेंस नहीं था। लेकिन नए वाले फिगर में ओपनिंग बैलेंस में बता रहा था ना आपको, ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया था, यहाँ पे 0 लिया था इंस्टीट्यूट ने और एवरेज किया था। लेकिन यहाँ पे आपको नए वाले में ओपनिंग बैलेंस 4 करोड़ दे रखा है। ठीक है भाई लोग। इनकम टैक्स पर्पस कितना है, इनकम टैक्स पर्पस से कितना है, 5.1 है। 5.1 अदर में आ गया ना। पहले वेयर हाउस वाला हम देखते हैं, वेयर हाउस वाला पार्ट ही देखते हैं। वेयर हाउस वाला पार्ट कितना था, एक तो 13.2 हो गया, और एक 6.7 था ना। ओपनिंग बैलेंस कहाँ दिया हुआ है भाई, एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर्स इट हैज़ 22 गोदाउंस इंडिया, जो मार्केट वैल्यू इज 15 करोड़, बुक वैल्यू इज 10 करोड़। बुक वैल्यू इज मार्केट वैल्यू 15 करोड़, बुक वैल्यू इज 10 करोड़। स्पीड इंटू 7 करोड़ लैंड कंपोनेंट। 7 करोड़ लैंड कंपोनेंट यहाँ मैंने नहीं लिया ना। यहाँ पे क्या लेना है, बुक वैल्यू लेना है, वो भी लेना है कब, ईयर एंड में, क्योंकि ये नॉन डिप्रेसिएबल एसेट है, तो इसको ईयर एंड में लेना है, और एवरेज भी नहीं करना है। तो 7 करोड़ यहाँ नहीं लेना है। लैंड कंपोनेंट एंड बैलेंस इज फॉर बिल्डिंग पोर्शन। WDV एट द प्रीवियस, ये क्या था, WDV क्या था बिगनिंग में, 6.7 करोड़। 6.7 करोड़ वेयर हाउस का ले लिया। वेयर हाउस का ईयर एंड में क्या था, 13.2, बिगनिंग में क्या हो गया, 6.7। इसका एवरेज कर लिया तो ये हो गया वेयर हाउस की वैल्यू। अब आउटसाइड इंडिया देखिए क्या है, आउटसाइड इंडिया लैंड पोर्शन क्या है, बुक वैल्यू क्या है, ये बिगनिंग ऑफ द ईयर हो गया, ये एंड ऑफ द ईयर हो गया। लैंड पोर्शन बुक वैल्यू क्या है, हम क्या लेंगे, एंड ऑफ द ईयर लेंगे, तो 12 हो गया। देखिए ये 12 ले लिया यहाँ पे लैंड पोर्शन आउटसाइड इंडिया, 12 ले लिया।
और यहाँ पे क्या है मार्केट वैल्यू, से उसका कोई मतलब ही नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है। गोदाउन क्या है, बिल्डिंग पार्ट बुक वैल्यू, गोदाउन में बिल्डिंग पार्ट से कोई मतलब ही नहीं है, बिल्डिंग पार्ट का है, तो मार्केट वैल्यू से भी कोई मतलब नहीं है, ये भी कंफ्यूज करने के लिए दिया है। गोदाउन बिल्डिंग पार्ट WDB फॉर टैक्सेशन, इससे मतलब है। बिगनिंग में क्या है 4.2 और 10.2, 4.2 और 10.2, और इसका क्या लेंगे एवरेज लेंगे, इतना आ गया। और अदर एसेट में क्या है, अदर एसेट में क्या है 5.1 है, 5.1 है। अदर भाई, अदर फिक्स्ड एसेट ऑल परचेज्ड ऑन इतना आर ट्यून ऑफ द 10 करोड़, 10 करोड़, ठीक है। WDB फॉर द पर्पस ऑफ द इनकम टैक्स इज 8.6 करोड़, 8.6 करोड़, अच्छा 8.6 से पुराना, नए वाले में 5.1 करोड़ है, 5.1 करोड़। बिसाइड्स द देयर इज नो अदर एसेट, 5.1 करोड़, 5.1 करोड़ ये हो गया, और 3.2 3.5 क्या है, ये ओपनिंग है, क्लोजिंग हो गया 5.1, 3.5 हो गया ओपनिंग, डिवाइड बाय 2 कर दिया, ये आ गया इसका। और अदर में इसमें क्या है, अदर में क्या है, यहाँ पे बुक वैल्यू नहीं लेंगे, मार्केट अदर वैल्यू के, अदर एसेट क्या होता है, अदर एसेट डेप्रिसिएबल एसेट हो गया, तो उसमें क्या लेंगे WDB लेंगे। 3.8, ये पुराने वाले में इतना 3.8 और 10.6, 3.8 10.6 डिवाइडेड बाई 2 7.20 हो गया। तो टोटल कितना हो गया, टोटल इंडिया में कितना हो गया, इतना हो गया, और इंडिया आउटसाइड इंडिया कितना हो गया, इतना हो गया। तो टोटल एसेट कितना हो गया देखिए, पर तो अब हम इसका क्या एसेट वाला क्या देखेंगे, लेस देन 50% एसेट आर सिचुएटेड इन इंडिया, कंडीशन क्या था, लेस देन 50% ऑफ एसेट सिचुएटेड इन इंडिया। तो इंडिया में कितना है 24.25, और टोटल क्या हो गया 24.25 और 26.40 डिवाइडेड बाय 100 हो गया, तो 47.8880, लेस देन 50%। हाँ, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो गया, आपको वहाँ पे सजेशन मांगा था कि आपको आप सजेस्ट भी करिए, तो आप यहाँ पे सजेशन क्या दे सकते हैं कि यहाँ पे जो रेशियो है तो लेस देन 50% होना चाहिए, ये कंडीशन है। तो यहाँ पे जो रेशियो है 47.88% है, जो कि बहुत करीब है 50% पे। तो कंपनी को यह ध्यान रखना चाहिए कि उसका लेबर और भी इंडिया में ना बढ़ जाए, इस आउटसाइड इंडिया की रेशियो में और भी इंडिया में ना बढ़ जाए। तो कंपनी क्या कर सकती है, लेबर को या तो इस पे माइनस कर सकती है इतना ही रेशियो पे, या इससे कम कर सकती है, या ज़्यादा बढ़ाएगी तो फिर क्या हो जाएगा, वो रिस्की कंडीशन हो जाएगा। तो कंपनी को ये मैनेज करना चाहिए, रेशियो हमेशा माइनस करना चाहिए, ऐसे कम पे रखना चाहिए, ये हमेशा कंपनी को कंसीडर करना चाहिए। तो ये आप हमेशा सजेशन में लिखिएगा कि हम उसको सजेशन दे रहे हैं कि कंपनी को हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि उसका रेशियो 50% के करीब ना पहुंच जाए, लेस देन होना चाहिए हमेशा 50% के, क्योंकि ये बहुत एकदम 48% के आसपास है। ठीक है, ये आप सजेशन में लिखिएगा, इसके मार्क्स बहुत अच्छा, बहुत इंप्रेशन जाएगा कि हाँ स्टूडेंट ने समझा है और लिखा है। अब थर्ड कंडीशन क्या था, 50% ऑफ टोटल एम्प्लॉज सिचुएटेड इन इंडिया, ठीक है। थर्ड में ये हो गया 30% क्या है, 30% डिप्लॉयड इन इंडिया, 30% इंडिया में एम्प्लॉय है, फॉर एनुअल पेमेंट इज 1.2 करोड़ इज इनकर्ड बाय XYZ, एंड द 10% हु do not directly employed by XYZ परफॉर्म द वर्क लाइक्स अदर एम्प्लॉय, सेम अदर एम्प्लॉय की तरह। तो 30 क्या हो गया, 30 प्लस 10 क्या हो गया 40, तो ये इंडिया में एम्प्लॉयड है। और क्या XYZ एम्प्लॉयड 42 एम्प्लॉयज़ आउटसाइड इंडिया, 42 इंडिया के बाहर है। 40 प्लस 42 कितना हो गया 82 हो गया, 40 डिवाइडेड बाई 82 मल्टीप्लाइड बाई 100 कितना हो गया, 40 डिवाइडेड बाई 82 मल्टीप्लाइड बाई 100 कितना 48.78, 48.78 सेम वाला जो मैंने बताया आपको सजेशन में देना है, सेम सजेशन आपको यहाँ भी दे देना है एम्प्लॉय के बारे में, ठीक है। सेम सजेशन आपको एम्प्लॉय के बारे में यहाँ भी दे देना है। यहाँ पे एसेट के बारे में मैंने बताया था ना, एसेट के बारे में कि एसेट मेंटेन करना है, एम्प्लॉय बोल दिया था मैंने पहले। एसेट के बारे में यहाँ पे मैंने बताया था ना आपको सजेशन, सेम एसेट के बारे में यहाँ पे बताया था, सेम एम्प्लॉय के बारे में आपको यहाँ पे चेक देना है, ठीक है। अब इनकम हो गया, अब ये पेरोल देखना है मुझे। पेरोल क्या था, लेस देन 50% ऑफ द पेरोल पेड टू सच एम्प्लॉय इज इन इंडिया और रेजिडेंट इन इंडिया। तो पेरोल कितना है 1.2 करोड़, 1.2 करोड़ इसे पे कर रहा है, प्लस 30 लाख इसे के पे कर रहा है, तो 1.5 हो गया, 1.5 करोड़। और इसे कितना पे कर रहा है 3 करोड़, 3 करोड़ आउटसाइड इंडिया कर रहा है, 4.5 हो गया, 1.5 डिवाइडेड बाई 4.5, 1.5 डिवाइडेड बाई 4.5, 33%, 4.5 ही है ना, 3 करोड़, हाँ 4.5, 33% हो रहा है,
तो ये तो खैर कम है। तो इस तरह से आप सजेशन दे सकते हैं और आंसर दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको केस स्टडी ये अटेम्प्ट करना है और सॉल्व करना है। देखा, जब आपको कॉन्सेप्ट पता था, केस स्टडी देखने पहला बार पढ़ा होगा तो आपका दिमाग घूम गया होगा, पूछ क्या रहा है, इतने सारे इन्फॉर्मेशन देख के ना दिमाग घूम जाएगा बिल्कुल कि पूछ क्या रहा है, और समझ में नहीं आएगा। स्कैटर्ड वे में इन्फॉर्मेशन दिया है, समझ में ही नहीं आएगा। लेकिन जब कॉन्सेप्ट आपको पता होगा ना, कॉन्सेप्ट एकदम टिप्स में दिमाग में सेट होगा ना बिल्कुल, तो एकदम कुछ भी नहीं है, ये केस स्टडी आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से करना है आपको एक केस स्टडी। तो देख लिया आपने, 4 कॉन्सेप्ट था, चारों कॉन्सेप्ट। पैसिव इनकम टेस्ट था, पैसिव इनकम टेस्ट था, और एसेट वाला टेस्ट था। पैसिव इनकम टेस्ट, एसेट वाला, और फिर एम्प्लॉई और वेजेस। एम्प्लॉई है तो वेजेस देंगे ही उसे, तो एम्प्लॉई और वेजेस। पैसिव इनकम में क्या था, लेस देन इक्वल टू 50% ऑफ टोटल इनकम। बस यहीं पे एक है जो कि लेस देन और इक्वल टू है, बाकी सब में क्या है, लेस देन है। पैसिव इनकम क्या होता है, बोथ परचेज एंड सेल अगर करते हैं एसोसिएटेड इंटरप्राइज से, तो वो पैसिव इनकम होता है। इंटरेस्ट डिविडेंड रॉयल्टी 115 ए में जो पढ़ाया आपने भी, वो तो हमेशा याद रहेगा। इंटरेस्ट डिविडेंड रॉयल्टी, कैपिटल गेन, रेंटल। 115 ए मतलब 115 याद रखने के लिए आपको बताया, नहीं कि 115 ए वाला होगा। तो इंटरेस्ट डिविडेंड रॉयल्टी, कैपिटल गेन, रेंटल इनकम। और टोटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एसेट में क्या होगा, लेस देन 50% होगा। एसेट में क्या होगा, एसेट कितने तरीके के होते हैं, डेप्रेसिएबल, नॉन डेप्रेसिएबल। तो एवरेज ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग लेना है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग का एवरेज, वो भी WDV का। डेप्रेसिएबल एसेट में तीन कीवर्ड याद रखने हैं आपको, डेप्रेसिएबल एसेट, एवरेज, WDV। नॉन डेप्रेसिएबल एसेट में क्या है, नॉन डेप्रेसिएबल एसेट, क्लोजिंग और बुक वैल्यू। अब वो याद रखना है आपको कि ज़ीरो बैलेंस अगर ओपनिंग है तो वो आपको डिवाइडेड बाय 2 करके करना है, एवरेज लेना है। और लेस देन 50% ऑफ द टोटल एम्प्लॉई सिचुएटेड इन इंडिया इज़ रेजिडेंट और रेजिडेंट इन इंडिया, एवरेज लेना है हमेशा ओपनिंग एंड क्लोजिंग एम्प्लॉई का, बिगनिंग और एंड में जो था। और पेरोल एक्सपेंसेस यहाँ क्योंकि थ्रू आउट द ईयर सेम एम्प्लॉई था, तो इसमें यहाँ पे एवरेज नहीं किया है। पेरोल एक्सपेंसेस पेड टू दैट एम्प्लॉइज लेस देन 50% ऑफ द टोटल पेरोल एक्सपेंसेस। ठीक है, ये अब सॉल्व हो गया आराम से आपसे। तो इस तरह से अटैम्प्ट करना है। अब आपको हमेशा ये जो मैंने बता दिया ना आपको कॉन्सेप्ट, ये हमेशा याद रहेगा, और बीच बीच में आप देखते रहेंगे तो एकदम फटाक से दिमाग में आ जाएगा, आपको तुरंत याद हो जाएगा और मेमोराइज हो जाएगा। तो इस तरह से आपको याद करना है और अटैम्प्ट करना है। आपको समझ में आ गया होगा कि इस क्लासेस का आपको कितना एडवांटेज हुआ, और वहाँ पे पैसे दे के पढ़ने का, जो वहाँ पे पढ़ रहे थे हम मैंने भी किया है, वहाँ मैंने भी पढ़ा है, कितना एडवांटेजेस हुआ है। लास्ट में सारा मेहनत खुद ही करना पड़ता है, क्लास तो हम लेते हैं लेकिन मेहनत लास्ट में खुद ही करना पड़ता है, तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। मैं भी भुगत चुका हूँ ये सब, तो इसलिए मैंने ये, मतलब एक स्टूडेंट ने मुझे सजेस्ट किया था कि भाई आप ये लाओ, केस स्टडी का डाइजेस्ट लाओ यहाँ पे। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो लाते हैं, किसी का कुछ एडवांटेजेस होगा, हो जाए, कोई फ़ायदा होगा तो बढ़िया होगा। तो ये केस स्टडी कुछ नहीं है, अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो इंटरनेशनल टैक्सेशन में, लेकिन आपको करना क्या है, केस स्टडी ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट जितने अच्छे से याद करने हैं, अच्छे से लर्न करना है, और सारे कॉन्सेप्ट और क्लासेस के भी कॉन्सेप्ट याद करने। क्लासेस एक बार केस स्टडी ख़त्म हो जाएगा तो बाद में मैं कुछ क्लासेस के कुछ चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा, उसके भी अलग से मैं लाऊंगा फिर क्लासेस। कुछ चैप्टर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा और उससे भी आपको याद करवाऊँगा। जैसे वो है आर्टिकल्स वगैरह है, UN मॉडल है, OECD मॉडल है, तो उसके कुछ आर्टिकल हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, उसके भी मैं क्लासेस लाऊंगा और उसको क्लास में आपको याद करवाऊँगा। कुछ आर्टिकल हैं, बस एक बार ये केस स्टडी ख़त्म हो जाएगा तो ये सारे केस स्टडी ख़त्म हो जाएंगे। तो इसके लिए आप क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, हमें बताइए कि हम और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और आपको और क्या चाहिए। तो इस तरह से आपको केस स्टडी सॉल्व करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।